हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, एज यू नो द एग्ज़ाम योर विल बी हेल्ड आफ्टर द 1 days and only 1 day remains to for the preparation of examination. Now we will take the to show the English paper. यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के द्वारा जो मॉडल पेपर 2023 है इंग्लिश का क्लास 10th का है, यह 80 मार्क्स का है, 3 घंटे और 15 मिनट का है, यह तो आप जानते ही हैं। और यहाँ पर जनरल रिस्ट्रिक्शन ऑफ एग्जामिनेशन में हमें क्या ध्यान रखना है, वो यही ध्यान रखना है, हमें ये पेपर है वो लिमिट 3 घंटे के अंदर हमें समाप्त करना है। ये 15 मिनट आपके बेसिक जानकारी के लिए हैं और एंड में आपके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको आप एक बार अच्छे से चेक कर लें। तो चलिए, इंग्लिश का पेपर है तो हम इसको आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। पेपर का पैटर्न इसी प्रकार से रहेगा। The half yearly examination paper will be given as this type, and now we will be started the section first a reading. Read the following passage, यानी रीड का मतलब है पढ़े, फ्लोइंग पैसेज निम्नलिखित पैसेज को, और एंड द आंसर दे क्वेश्चन प्रश्नों का डेट फॉलो जो निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं। और ये किस प्रकार से दिए गए हैं इनको हम पढ़ते हैं। दिस डे, यहाँ एक एक लाइन को हमें समझते हुए चलना है। दिस डे, इन दिनों, इट इज़ नॉट अनयूजुअल, यह यानी असाधारण नहीं है। टू सी पीपल, जो लोगों को हम देखते हैं। लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी गाने को सुनते हुए। और यूजिंग देयर इलेक्ट्रिक गैजेट्स, यानी हम यहाँ कह सकते हैं जो ईयरफोन है वो इसका वर्ड हो सकता है। कानों में जो ईयरफोन लगाते हैं या म्यूजिक सुनते हैं वो लोग हैं, वो असाधारण जो हैं वो यानी नहीं दिखते, यानी लोग हैं वो क्या करते हैं, अनयूजुअल, यानी हम सामान्य नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि असाधारण दिखते हैं। वो एक तो अपना म्यूजिक सुनते हुए या कानों में इस प्रकार के ईयरफोन्स लगाए हुए क्या करते हैं। देखिए, वाइल क्रॉसिंग बिजी रोड, जब वे किसी व्यस्त रोड को क्रॉस करते हैं। एंड ट्रेवलिंग ऑन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, यानी हम कह सकते हैं कि यातायात जब करते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर जब यात्रा करते हैं, तब वो असामान्य यानी सामान्य नहीं दिखते, असामान्य यानी क्या करते हैं, ये दिखाई देते हैं, अलग से दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे है रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, और इसके अंदर क्या है प्यारे बच्चों, इनसे संबंधित जो हैं, यदि वो कान में ईयरफोन रखते हैं तो रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, और इसमें बहुत बड़ी रिस्क है। आई हैव ओपन वंडर्ड, और मैं आश्चर्यचकित हूँ कभी कभी, यानी मैं सामान्यतया ऐसी घटना को देख के आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। वाई, क्यों, दे टेक सच रिस्क, ये इस प्रकार की रिस्क क्यों लेते हैं। इज इट, क्या यह, बिकॉज, क्योंकि, यह इसलिए है क्योंकि दे वांट टू एग्जूट द सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी वो क्या करते हैं, उनको अपने आप पर क्या है वो निर्भर नहीं है। और इट इज़ देट दे, और इसीलिए दे वांट टू टेल द वर्ल्ड, वो दुनिया को बताना चाहते हैं। टू स्टॉप बोदरिंग देम, उन्होंने क्या किया है, वो जो दुनिया से क्या है कि बोर हो रहे हैं उनको वो रोकना चाहते हैं। और इट देट, और इस कारण दे जस्ट वांट टू शो, इसीलिए वो केवल यह दर्शाना चाहते हैं हाउ कूल दे आर, वो किस प्रकार से हैं, अपने आप को शांत रख सके, यानी वो यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि दुनिया ने उसे बोर कर दिया है, दुनिया की बातों ने उन्होंने बोर कर दिया है। वो अपने आप को कूल साबित करना चाहते हैं, ठंडा महसूस करना चाहते हैं, या शांत स्वभाव से महसूस करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट, वाट एवर, जब कभी भी इट इज एज एन वर्कमैन, हम किसी भी काम करने वाले व्यक्ति को देखते हैं। और एन एग्जीक्यूटिव, ईयरफोन्स हैव बिकम एन इंस्पायरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, तो उनके क्या हो जाते हैं कि हम देखते हैं तो जो ईयरफोन होते हैं वो क्या हैं कि उनके जीवन का जो आवर लाइव्स, हमारे जीवन का जो पार्ट बन जाते हैं। समटाइम्स इवन लीडिंग टू ट्रेगनिक कमिक सिचुएशन, यानी ट्रेगनिक
कॉमिक सिचुएशन का मतलब है जब भी वो किसी चीज़ को मार्गदर्शन या निर्देशित करते हैं तो उनके जो कान में ईयरफोन लगे हुए हैं वो उसको क्या करते हैं कि उसे कोई नया सुझाव या मार्गदर्शन देते हैं। जैसे आपके कान में ईयरफोन है, आप कहीं जा रहे हैं तो वो ईयरफोन पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, यानी ईयरफोन उसे ज़्यादा गाइडलाइन करेगा उसके चलने के बजाय। तो चलिए, आपने कॉमन सेंस में या अपनी भाषा में आपने इंग्लिश को समझ लिया है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्हाट इज नॉट अनयूजुअल टू सी दिस डे। प्रश्न यह है, व्हाट इज नॉट अनयूजुअल टू सी दिस डे, क्या नहीं। देखिए, व्हाट का मतलब क्या नहीं है, अनयूजुअल असामान्य, टू सी दिस डे लोगों में इस समय क्या असामान्य नहीं है। तो यहाँ पहला फैक्ट तो ये होता है, आप पैसेज में लाइन टू लाइन मिलाकर देखें। दूसरा है आप इसको समझ के आंसर दें। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं। इट इज़ नॉट अनयूजुअल टू सी पीपल, जो होते हैं पीपल लिसनिंग टू म्यूजिक और यूजिंग देयर इलेक्ट्रिक गैजेट्स। तो यहाँ देखिए प्रश्न में क्या है, तो यहाँ आ गया लिसनिंग टू म्यूजिक और यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेटेड जो हैं, तो हमारा बोथ ए एंड बी आंसर क्या हो जाएगा, सही। तो इसका मतलब आपने 1 नंबर यहाँ टपका दिया। पीपुल आर रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड, यानी जो लोग हैं वो रिगार्डलेस है ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं इसमें किस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वाइल द क्रॉसिंग बिजी रोड एंड ट्रेवलिंग ऑन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पे ऑन द बिजी रोड्स और ट्रेवलिंग ऑन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये दोनों ही हमारे क्या होंगे, ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे जाहिर है, आरबीएससी ने ये कह दिया है कि जब आपके कोई ए और बी ऑप्शन आए तो उस पर आप ज़्यादा भरोसा करें। तो यहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है। तो चलिए, ऐसा भी है, लेकिन आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं प्रश्नों को फिर फोकस करें, यानी आप अपने जो आंसर हैं, यदि आपकी कमांड है तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन करके आंसर दे सकते हैं, नहीं है तो वही तरीका, लाइन मिलाओ आंसर पाओ। और फिर यहाँ इनकी हमने साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो इन्होंने ए और बी को ज़्यादा इन्वॉल्व किया है। तो पैसेज में यदि आपके आंसर ए व बी दोनों आए तो यही करेक्ट माना जाता है, लगभग संभावित लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। यहाँ पे है, वाई डू द पीपल टेक रिस्क, जो लोग हैं पीपल वो टेक रिस्क क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए इस प्रश्न में हम देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने कहा था कि वो अपने आप को क्या कर रहे हैं। तो देखिए, आई हैव ओपन वंडर्ड वाई टेक द रिस्क, इट इज़ बिकॉज दे वांट टू एग्जीक्यूट ए सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और इट इज़ दैट दे वांट टू टेल द वर्ल्ड टू स्टॉप बोदरिंग देम। यहाँ पे यह इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पीपल जो हैं वो टेक रिस्क ले रहे हैं, इट इज बिकॉज दे वांट टू दे एंड सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और इट इज दैट दे वांट टू टेल द वर्ल्ड टू स्टॉप बोदरिंग देम, यानी वो लोगों की जो दुनिया की बोदरिंग हरकत है उनसे परेशान आ गए हैं। तो यह इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। व्हाट लीड टू ट्रेगी कॉमिक सिचुएशन, ट्रेगी कॉमिक सिचुएशन लीड क्या करती है, अभी हमने देखा था। तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ आएगा ये, यहाँ पे आता है हमारे पास में, यहाँ पे इस लाइन पे हम फोकस करते हैं। वाट एवर इट इज ए वर्कमैन और एन एग्जीक्यूटिव, ईयरफोन्स हैव बिकम एन इंस्पायरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, समवन इवन लीडिंग टू ट्रेगी कॉमिक सिचुएशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो हैं, वाट एवर इट इज ए वर्कमैन और एन एग्जीक्यूटिव ईयरफोन हैव ए बिकम एन इंस्पिरेबल पार्ट ऑफ आर लिव्स। ये क्या करते हैं, हमें लीडिंग ऑफ द ट्रेग्नोमेटिक सिचुएशन में पैदा करते हैं। तो इनके पर्सन भी इन्होंने दे दिए हैं, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप आते थे। तो यहाँ पे राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम द पैसेज, यह बहुत ही महत्वपूर्ण आता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे ये कहा गया है कि पैसेज में जो सरप्राइज्ड अर्थ है, सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित।
तो बताइए इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, यानी राइट द सिमिलर वर्ड, समान शब्द इसका क्या होगा। तो समान वर्ड चलिए पैसेज में देखते हैं, हमें तो पता लग गया है क्या होता है। तो आश्चर्य का चकित का मतलब होता है वॉन्डर्ड। हम कह सकते हैं आई हैव ऑफन वॉन्डर्ड, कि मुझे कई बार क्या होता है, आश्चर्यचकित होता हूं। तो इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा ऑफ वंडर्ड। तो यह ध्यान रखें, एक पर्सन आपका पैसेज में से वर्ड ढूंढने हैं, दो एक एक नंबर के पर्सन आएंगे और दो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, कुल मिला के पैसेज 5 नंबर का होगा यह है। तो चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं, क्या वर्ड है। और राइट द ऑब्जेक्ट वर्ड ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम द पैसेज। होट, होट का मतलब क्या होता है आप ये बताइए। होट वो नहीं है जो हमारे जो लिप्स हैं उनको होट नहीं कहा गया। होट का मतलब होता है यहाँ पर हम कह सकते हैं गर्म की तरफ इंगित करता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट वर्ड इन्होंने पूछा है, ऑब्जेक्ट का मतलब देखिए पर्सन की हम लैंग्वेज समझने का प्रयास करते हैं। चलिए पर्सन जूम कीजिए, कैमरे को जूम कर दिया और जूम कीजिए, कर दिया। राइट द ऑब्जेक्ट वर्ड ऑफ यानी होट, इसका मतलब एक पैसेज में आपको विलोम शब्द भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट वर्ड क्या होता है। तो चलिए ऑब्जेक्ट वर्ड होट का क्या होता है। होट को कहते हैं गर्म, क्या कहते हैं, गर्म कहा जाता है। तो इसका मतलब विपरीत वर्ड होगा ठंडा। तो चलिए हम इस ठंडे को ढूंढते हैं, ठंडा कहाँ मिलेगा, पेप्सी या कोको कोला में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए यह वर्ड आखिर इन दो वर्डों के बीच में छुपा हुआ मिल गया, कूल मिल गया ना, कूल। देखिए यहाँ पर यह हमें कूल मिल गया, अर्थात हम कह सकते हैं यह कूल वर्ड मिल गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये कूल वर्ड है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है होट का। तो इसी प्रकार आप प्रश्नों के समावेश को देखते रहें। तो चलिए जिस प्रकार यहाँ पे अभी हमने यह हमारा नेक्स्ट पैसेज, इसका मतलब दो पैसेज आपके आएंगे और किस प्रकार से आते हैं। पहला हम यहाँ पे करते हैं रीड द फ्लोइंग पैसेज इन आंसर द क्वेश्चन द फ्लोइंग। पहले प्यारे बच्चों आप यह ध्यान रखना, इनके एक एक वर्ड को पकड़ना। चाइल्डहुड बचपनापन, हम कह सकते हैं इज ए टाइम, एक समय था, व्हेन देयर आर फ्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक लाइफ डिफिकल्ट, यानी हम चाइल्डपन यानी बचपना एक समय था जब हमारे पास में देयर आर फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, सबसे कम जिम्मेदारियां थी। टू मेक लाइफ डिफिकल्ट यानी क्या है, जीवन को डिफिकल्ट कठिन बनाने में। इट इज ए चाइल्ड इफ, यदि ए चाइल्ड एक बच्चा, हिज गुड पेरेंट्स क्या है कि अच्छे जो माता पिता हैं रखता है, यानी किसी बच्चे के यदि अच्छे माता पिता हैं, ही इज फेट एंड लुक्ड आफ्टर लाउड, तो वो क्या करते हैं, ही इज फेट करते हैं, लुक्ड उन्हें देखते हैं, आफ्टर क्या करते हैं, उससे प्रेम करते हैं। वाट एवर जब कभी भी, ही मे डू वो कुछ भी करते हैं। तो अच्छे माता पिता जो होते हैं वो उस बच्चे को पहले क्या करते हैं, दुलार करते हैं, देखते हैं और फिर उसे क्या करते हैं, गले से लगा लेते हैं। और जब वो कुछ भी करता है तो इट इज इम्प्रोबेबल, यह यानी असंभाव्य है, यानी प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, संभावित। यह इट इज इम्प्रोबेबल that he will ever again in his life to give given। और वो नेक्स्ट हमारी जो लाइन है वो इस प्रकार से है, इट इज इम्प्रोबेबल that he will ever again in his life। तो यह असामान्य होता है, यानी हम कहें कि यह असंभव है। that he will ever again in his life, उसके जीवन में यह दोबारा घटित होने का। बी गिवन सो मच विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग इन रिटर्न। फिर हम इसके अंदर जैसे जैसे चलते हैं तो आप इस पैसेज काफ़ी लंबा है तो आपके यहाँ हो जाएगा। तो हम चलिए इन प्रश्नों का समावेश कर सकते हैं। आप इन प्रश्नों को हल करने का कोशिश कीजिए। नहीं, इमेजिंग का मतलब होता है, इमेजिंग जो होते हैं, एक तो हम कहते हैं इमेजिनरी काल्पनिक दुनिया में, और इंसेंटिसिटी
इंसेनिटी का अर्थ आप इसमें ढूंढने का प्रयास करें तो एक पहला आप ध्यान रखें, पहला जो आपके पास में मीनिंग आएगा वो आएगा समानार्थी शब्द, और जो दूसरा आएगा वो प्यारे बच्चों आएगा विलोम शब्द आएगा। तो यहाँ पे आप इनका थोड़ा सा ख्याल रखें और लाइनें मिलाएं, और किस प्रकार से इसका ज़्यादातर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आया है सेक्शन बी, इसी प्रकार से आएगा आपके हाफ ईयरली में पेपर इंग्लिश का। इमेजिन दैट यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल वॉलीबॉल टीम, यानी कल्पना कीजिए कि यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल वॉलीबॉल टीम, अपनी वॉलीबॉल टीम के कैप्टन हैं स्कूल के। यू वांट टू टेक पार्ट, यहाँ पे फिर है यू वांट टू टेक पार्ट इनटू द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। तो यहाँ इसका अर्थ समझे, चलिए इसको जूम करके हम समझाते हैं। यू वांट टू, आप लेना चाहते हैं, टू टेक हिस्सा, पार्ट, यू वांट टू टेक पार्ट, आप भाग लेना चाहते हैं, इन टू डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, जो जिला स्तरीय टूर्नामेंट है उसमें, टू बी हेल्ड इन महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्यावर, ब्यावर के महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी में टूर्नामेंट हो गए जिला स्तरीय, उसमें आप भाग लेना चाहते हैं। राइट एन, राइट का मतलब है लिखें, एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, टू ऑफ योर स्कूल, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को, रिक्वेस्टिंग हिम, कि अनुरोध करें, हिम उनसे, हिम का मतलब है उन्हें, टू अलाउ, आपको अनुमति दे, यू टू टेक पार्ट ऑफ इन टू द टूर्नामेंट, इन द टूर्नामेंट, मतलब ये कह रहे हैं कि आप इमेजन, कल्पना कीजिए कि आप अपनी टीम के, स्कूल के वॉलीबॉल टीम के कैप्टन हैं और आप डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जो महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल ब्यावर में होना जा रहा है, उसमें आप पार्टिसिपेट होना चाहते हैं। तो अपने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखें जिसमें यह भी लिखें कि आप इसमें पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, अतः अनुमति दें। तो प्यारे बच्चों इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से होगा। तो वही लैंग्वेज आपको किस प्रकार से लिखनी है, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से लिख सकते हैं, टू दी प्रिंसिपल, PRINCIPAL, यहाँ पर GSS जो भी हैं, आप अपने विद्यालय का क्या करना है, तो नाम आपको नहीं लिखना है, ब्यावर एंड राइट एन, ये हैं आपके हेल्ड इन द महाराणा प्रताप। तो एक बात आपको याद रखनी है, आप इमेजिनरी स्कूल का नाम लिखें, इमेजिन करें, तो आप कहेंगे टू दी प्रिंसिपल ऑफ, यह भी नाम लिख सकते हैं, यानी महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल ब्यावर, यह नाम लिख दें, अपनी स्कूल का नाम मत लिखें। फिर हम यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भी है कहीं का। फिर यहाँ पे हमें सब्जेक्ट क्या लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ लिखना है टू पार्टिसिपेट इन डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, किस में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, टू पार्टिसिपेट इन डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। फिर यहाँ पे सर लगाना है और यहाँ पे हम लिख सकते हैं वही बात जो आपको है, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, आगे जो एप्लीकेशन है वो इस प्रकार से लिखनी है, एज यू नो सर द डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन द महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्यावर एंड आई एम कैप्टन ऑफ आर स्कूल, योर की जगह आर स्कूल ऑफ वॉलीबॉल टीम, सो प्लीज गिव मी परमिशन टू प्ले देयर, इफ़ यू गिव मी परमिशन आई विल ग्रेटफुल टू थैंक यू योर ओबीडेंटली, और यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने कल्पना करके बताई है, आप इसको लिखने का प्रयास करें और डेफिनेट आप ये ध्यान रखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट हुए थे तो इसमें आपको लेटर पूछा जा सकता है, वॉलीबॉल की जगह क्रिकेट आ सकता है, कोई भी आ सकता है। चलिए यू आर नेक्स्ट देखते हैं, यू आर मोना एंड मनीष राइट एन ईमेल टू एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। तो यहाँ है, आप मान लीजिए मोना और या मनीष हैं, जो भी हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जो भी हैं ईमेल तो लिखना ही पड़ेगा। राइट एन ईमेल, अपना ईमेल लिखिए टू दी एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर एडिटर का मतलब संपादक को, कंप्लेनिंग का मतलब होता है कंप्लेन कीजिए, अबाउट दी
अबाउट द इनसिनेटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, यानी आपके जो जगह हैं वहाँ पर इनसिनेटरी के अंदर जो हैं वहाँ पर क्या है कंडीशन के बारे में लिखिए कि वहाँ की व्यवस्था क्या है। तो चलिए नेक्स्ट, राइट ए स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन द 18 वर्ड। राइट का मतलब है लिखिए, ए स्टोरी कहानी लिखिए विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन, जो ये आउटलाइन दी गई है उसके आधार पर 80 शब्दों में गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट, और इसका टाइटल भी लिखें और मोरल भी लिखें, ये कहानी किससे संबंधित है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ है ए गुड बॉय फॉल्स इन ए बैड कंपनी, दिस बॉयज फादर एडवाइज टू सन, और यहाँ पे यह लगता है ये कहानी है हमारी एकता में ही शक्ति है, यानी इस पे आधारित यूनियन इज द बेस्ट स्ट्रेंथ के बारे में है, शायद एकता में ये शक्ति है, इसके ऊपर कहानी दी गई है। एक पिता होते हैं, उसके क्या होते हैं कि उनकी जो संतान है वो क्या है गलत रास्ते पे चली जाती है, वो पिता उनको क्या करता है लकड़ियों की भारी लाने को कहता है, वो फिर एक एक लकड़ी को तोड़ने के लिए कहता है, इसी प्रकार से हैं। तो यहाँ पे पुट देम इन एलमीरा एंड नोटिस देट रूटन ओ, यह कहानी तो इस प्रकार से है कि संगति के इफेक्ट पे हैं, ये किस पे हैं संगति के इफेक्ट पे हैं। तो वो क्या करता है कि एक बालक होता है वो गलत संगति में पड़ जाता है, उसके पिता दुखी होते हैं, बार बार कहने पर भी नहीं मानते, लेकिन क्या करते हैं बाद में उसके पिता उन्हें कहते हैं सेव लाने के लिए, और उसमें एक सेव क्या होता है खराब रहता है। वो पिता उस बालक को कहता है इन सेवों को, खराब सेव एक सेव है उसको अच्छी सेवों के साथ में अलमारी में रखने के लिए कह देता है। कुछ दिनों के बाद में पिता कहते हैं उन सेवों को लेके आओ, तो वो बालक कहता है कि पिताजी ये सेव तो खराब हो गए। तो पिता कहते हैं क्यों बेटा ऐसा क्यों हुआ, कहा कि हमने एक जो सड़ा सेव इनके पास रखा था उन्होंने सभी सेवों को खराब कर दिया। तो उनके पिता यही कहते हैं प्यारे बच्चे अभी आप सुधर जाओ, क्योंकि एक व्यक्ति आपकी संगति में खराब है तो वो पूरे आपके मित्रों को खराब कर देता है, अर्थात एक बुरी संगति का असर मानव पर क्या करता है पड़ता है। तो यह शायद इसी से संभावित कहानी है, तो आप अच्छे से इस कहानी को पढ़ें और देखें। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। A thief catched brought before the king ordered him to the hang. Thief clever sage a secret true with golden feud king interested। और यह क्या है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक चोर और राजा की कहानी है। फिर यह है राइट ए पैराग्राफ अबाउट द 16 वर्ड यूजिंग द विजुअल एंड एप्रोप्राइड। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर पूछा गया है कोरोना वायरस के बारे में, किसके बारे में पूछा गया है कोरोना वायरस के बारे में पूछा गया है। तो कोरोना वायरस के बारे में आपको क्या है थोड़ा बहुत इसके अंदर नोटिस क्या है लिखना है कि क्या है कोविड-19 क्या है, वैक्सीन कौन सी है, उसके बारे में लिखना है। कोरोना वायरस कहाँ से आया था। राइट ए पैराग्राफ ऑन माय फेवरेट टीचर। तो यहाँ पर आप फेवरेट टीचर के बारे में हम कह सकते हैं, मान लीजिए आपके इमेजनरी कोई बोधू हैं बोधू सिंह जी, उनके बारे में आप लिख सकते हैं, यानी कोई भी जो आपके फेवरेट टीचर हैं। और ध्यान रखें कोई भी आपके फेवरेट टीचर हैं उनके बारे में आप 60 वर्ड लिख सकते हैं। तो चलिए आपके यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं, मान लीजिए किसी के फेवरेट टीचर हरेंद्र हैं तो हरेंद्र जी सर के बारे में लिख सकते हैं, बोधू जी सर हैं तो उनके बारे में लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अबाउट द राइट पैराग्राफ ऑन 16 लिखना है माय फेवरेट टीचर के बारे में। फिर यहाँ पे आता है ये मेन ग्रामर का पोर्शन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए क्या वर्ड आता है, यहाँ आता है आई गो टू जयपुर यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल गया था। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, मैं गया था। तो यहाँ पे हमारे पास में यह वर्ड आ जाएगा। ही यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट 8 AM, यानी ये रोज होता है घटना जब यूजुअली शब्द आ जाता है और रोजाना शब्द आ जाता है तो इसका मतलब टेंस प्रेजेंट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टेक का जो है यहाँ पे ही है सिंगुलर है तो टेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेक्स हो जाएगा। फिर है वी स्टडी इन द स्कूल फॉर 3 years, तो इसका मतलब हमारे पास में क्या आ जाएगा वी हैव स्टडिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा वी हैव स्टडिंग आ जाएगा, क्योंकि ये 4 नंबर वाला टेंस है हमारे पास में, प्रेजेंट कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस की बात होगी। देखिए आप कहेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 शब्द आ गया है 3 years के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं
द ट्रेन लीव बिफोर आई रीच्ड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द ट्रेन हेड जो है बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले ही क्या है कि ट्रेन क्या है जा चुकी थी। तो यहाँ पे बताइए आप कौन सा कमेंट के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी वर्ड हैं आप अपनी सपोज कीजिए, यह आपने टेंस पढ़ा है कि मेरे आने से पहले ही ट्रेन है वो जा चुकी थी। इनका कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। तो चलिए इसी प्रकार से यहाँ पे चलते हैं। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। आर्ची सेड टू मी आई रेस्पेक्टेड यू। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है किस प्रकार से है, सीड सेड टू मी डू यू लर्न इंग्लिश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है री राइट द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग कनेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। ये देखिए जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं उनके लिए हम आपके लिए स्पेशल क्लासेज के टीचर की सहायता से हल कराएंगे, तो आप जुड़े रहें। फिर यहाँ पे हमारे पास में आता है री राइट द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ प्रश्न है इट इज़ वेरी कोल्ड, यह बहुत ही कोल्ड है यानी ठंडा है। वी कांट गो आउट, हम नहीं जा सकते। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, यानी इट इज टू कोल्ड टू वी कांट गो आउट। तो यहां हमारे पास में इस प्रकार से ही सेल्स मैंगोज, ही सेल्स ऑर्गेन्स। तो यहां पे हम कहते हैं ही सेल्स मैंगोज, ही सेल्स बोथ मैंगोज एंड ऑरेंज। यानी हम यहां पे कह सकते हैं ही बोथ मैंगोज एंड ऑरेंज। तो यह आपके समझ में आ गया होगा। ही इज वेरी स्मॉल, ही कांट लिफ्ट इट। तो हम इसकी इस प्रकार से सो देट का प्रयोग करना है तो कहेंगे सी इज सो स्मॉल देट ही कांट लिफ्ट इट। यानी सी को क्या करना है, हटाना है हमें यहां पर। सी इज सो स्मॉल देट सी कांट लेफ्ट इट। तो यहां पे आप समझ गए होंगे इसका क्या अर्थ होता है। यहां पे होगा, यहां पे हमें इसके पहले सो लगाना है, फिर देट लगा के इसको कनेक्टिंग कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जॉइन द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट। द बॉयज इज गोइंग ऑन द रोड हुज हिज फादर गिव यू दिस लेटर। तो द बॉयज इज गोइंग ऑन द रोड, फिर हमें हिज फादर की जगह हिज की जगह लगाएंगे हुज फादर गिव यू दिस लेटर, जिसके पिता ने आपको क्या किया है, लेटर दिया है। द बॉय वॉज अवार्टेड ही वॉज ऑनेस्ट। तो हम यहाँ कहेंगे द बॉय वॉज अवार्टेड हु वॉज ऑनेस्ट, यानी जिस लड़के को हमने सम्मानित किया जो क्या था, ओनेस्ट था। हु वाज ऑनेस्ट, हु वाज ऑनेस्ट, यह आपका इस प्रकार से हो जाएगा। और किसी भी प्रकार की कोई और दिक्कत हो, कंप्लेन हो तो ज़रूर लिखें। कोई यदि गलत और सही है तो न्यू कंसेप्ट क्लासेस बस यह चाहता है कि आप इसको अच्छी तरह से देख लें। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास में आया है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। प्रतीक विल राइट ए लेटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए लेटर, फिर लिखेंगे विल बी रिटन बाई प्रतीक। तो यहां पे ये हो गया। प्लीज ओपन द डोर, तो हम यहां पे रिक्वेस्ट किया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन योर बुक, यानी प्लीज ओपन योर बुक। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन योर बुक, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहां पे हमारे पास में है फ्रेम द क्वेश्चन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई क्रॉस द रिवर बाई बोट। मैंने क्या किया, यहां पे रोड को रिवर के सहायता से क्रॉस की, बोट की नाव की सहायता से क्रॉस किया। तो हम यहां पे इसका कहेंगे हाउ डिड यू क्रॉस दी रिवर, यानी आपने नदी को कैसे पार किया। हाउ डिड यू
क्रॉस दी रिवर। फिर है एड क्वेश्चन टेक द सेंटेंस गिवन मोहन विल गो टू स्कूल। तो यहां पे आ जाएगा हु विल गो टू स्कूल, यह आके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यह प्रश्न आपके मददगार साबित रहेंगे। वापस देखिए पेशेज टपक गया यहाँ पे, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देखने हैं। तो पेशेज लगभग आपके 15 नंबर के, और फिर एक पेशेज आपके आ गया 20 नंबर का हो गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पेशेज को यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 20 नंबर आएंगे, अर्थात आप पास होने के अच्छे हैं। तो अंग्रेजी में आप डरे नहीं प्यारे बच्चों। रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द क्वेश्चन। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, इन प्रश्नों के क्या करना है, उत्तर देना है। तो चलिए मैं आज आपको इस पैसेज के सारे हम सभी प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, बिहाइंड मी एंड स्टार वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबोव मी। तो यानी जो चांद है वो वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, हमेशा क्या होता है, यानी हम कहें पूर्व से उगता है, बिहाइंड मी मेरे पीछे से, यानी हमारे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर, और यहाँ पे जो तारे हैं वो चमकते हैं एकदम साफ, स्काई एबोव मी, हमारे जो हम कहते हैं, इन्होंने इस प्रकार से कहा है कि जो चांद है, यानी जो द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, यानी एक हमारे पास में ईस्ट है, एक वेस्ट है, पूरब से निकलता है, बिहाइंड मी मेरे पीछे से, एंड द स्टार वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबोव मी, और जो है तारे हैं वो आसमान में स्वच्छता से चमकते हैं मेरे ऊपर, यानी हमारे सर के ऊपर। दे वाजंट क्लाउड इन द स्काई एबोव मी, और यहाँ पे हैं देयर वाजंट क्लाउड ए क्लाउड इन द स्काई एबोव मी, और मेरे ऊपर क्या है, यानी हमारी जो सर के ऊपर हैं वो क्लाउड बादल बिल्कुल नहीं थे। देयर वाज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आई वॉज हैप्पी टू बी हाई एफ, और मैं बहुत खुश था, एबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन आवर फ्रेंड्स बैक टू इंग्लैंड। तो यहाँ पे इन वर्डों को समझते हुए चलना है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे और एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। आई लुकड एट माई वॉच एंड 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी मैंने अपनी घड़ी में देखा 1:30 1:30 बज गए थे इन मॉर्निंग के अंदर। फिर हैं आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम सून, और मैंने जल्दी से पेरिस कंट्रोल रूम में संपर्क किया। आई ब्रोट और थ्रोट मैंने सोचा, एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ एरोप्लेन, आई सा द लाइट ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी, आप मुझे सुन सकते हैं, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड आवर। तो इस प्रकार चलिए द मून वाज कमिंग अप इन द, यहाँ प्रश्न का उत्तर यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। द मून वाज कमिंग इन द, अभी मैंने कहा यहाँ पे आंसर होगा ईस्ट, पहले तो समझने का है, फिर आप लाइन मिलाते हुए चले। यह लाइन कहाँ आ रही है, कमिंग अप को आप एक वर्ड को पकड़ें तो मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, पहला आंसर आपका करेक्ट है। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश पेपर बहुत ही ईजी आता है, 20 नंबर के पेसेज हैं। द स्टार्स आर शाइनिंग इन द, यानी यहाँ देखिए, फिर द स्टार्स आर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, तो यहाँ पे क्या होगा, स्काई में चमकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, वाई वाज द राइटर हैप्पी, राइटर खुश क्यों था। तो चलिए यहाँ पर हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम चलते हैं, तो यहाँ देखिए यह लाइन आ गई, आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप एबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड एंड फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन विथ माई आर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो यह है कि यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम समझने का प्रयास करते हैं कि राइटर हैं वो खुश क्यों था। तो यहां देखिए स्पष्ट शब्दों में पहले आप हैप्पी वर्ड पकड़िए, तो हैप्पी वर्ड आपको कहां दिखता है, यहां पे आपका हैप्पी वर्ड दिखता है। तो कहेंगे
कि द राइटर वाज, आई की जगह लिख देंगे द राइटर वाज हैप्पी टू बी एलोन हाई एप अबव द स्लीपिंग कंट्री रिसाइड फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन और आवर फेस बैक टू इंग्लैंड। यहाँ तक आपको लिख देना है। तो चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। तो देखिए कितने इजी इजी यहाँ पर आ गए। तो फिर नेक्स्ट है व्हाट वाज द राइटर फ्लाइंग, यानी व्हाट वाज द राइटर फ्लाइंग के साथ में क्या उड़ रहा था। तो यहाँ पे हम चलते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो नेक्स्ट है फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन आवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ जो फ्लाइंग हो रहा था वो क्या हो रहा था, माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम कह सकते हैं। तो अगले पर्सन में आंसर में हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो किस प्रकार से हैं, राइट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम फ्लोइंग द पैसेज। रेस्ट का मतलब क्या होता है और डल का मतलब क्या होता है, यह आपको समानार्थी वर्ड इसके अंदर क्या करने हैं, ढूंढने हैं। रेस्ट का मतलब आराम से, और डल जो होते हैं उनके बिना जो सोचे समझे। और यहाँ पे हम कह सकते हैं राइट एन आंसर ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चन व्हाई डज द राइटर गो टू वर्षा, यानी बसरा के पास राइटर क्यों गया, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई, और उसने वहाँ पर कितने समय वहाँ पर हाउ लॉन्ग लंबे समय तक इंतज़ार क्यों किया, एंड वाई क्यों। तो यह यहाँ पे आपके प्रश्नों को समझना है। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा, वांडा के स्केच के चरित्र हैं उसके बारे में आपको बताना है। फिर यहाँ नेक्स्ट पर्सन है राइट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 20 वर्ड, राइट द कैरेक्टर विच यू लाइक मोस्ट इन द प्ले। यहाँ पे ये कह रहा है राइट द कैरेक्टर, चरित्र लिखिए, विच यू लाइक, जो आप पसंद करते हैं, मोस्ट इन द प्ले, खेलने के दौरान। तो यह इसका क्या हो गया, हिंदी में अर्थ है कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, व्हाट कैन हैपन विथ लोम इन अदर वे इन द प्ले आफ्टर क्रूअल विथ द नटल्या। तो यहाँ पे जो भी हैं इनके अर्थ आप लिखते रहें और किस प्रकार से हैं, और फिर यहाँ पे जो वर्ड हैं किस प्रकार ये अब आपके बुक्स के अंदर से आते हैं। तो प्यारे बच्चों यह आप ध्यान रखें, मैंने यह न्यू कंसेप्ट क्लासेज ने इंग्लिश का पेपर इसीलिए लेके आया था कि आपका जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाए। तो ध्यान रखें इंग्लिश में आपके 20 हैं वो पैसेज में से प्रश्न आएंगे, और जो ग्रामर हैं उनमें से प्रश्न आएंगे, और जो बुक्स हैं उनमें से भी आते रहेंगे। तो आपका जो मेन पार्ट है वो कौन सा है, पैसिव वॉइस का जो है आपका अनसीन पैसेज का है। इन पैसेज को पढ़ें और आंसर लिखें। और यदि आपको न्यू कंसेप्ट क्लासेज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो थैंक यू ज़रूर लिखें। धन्यवाद।